हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं हैं वो भी जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। और मेरे बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं ब्रेस्ट कैंसर वॉरियर हूँ, सर्वाइवर हूँ। और अभी भी पेशेंट ही समझ लो, क्योंकि अभी तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और मेरा ब्रेस्ट कैंसर मतलब ब्रेस्ट में था और वो बोन्स में फैल गया, तो मेटास्टेसिस हो गया। वो मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ। और आज मैं अपने ही जैसी एक और जो सर्वाइवर हैं, वॉरियर हैं, उनसे आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करनी है और उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज भी लिया है और एलोपैथी भी लिया है, तो इसलिए उनको मैं इनवाइट करती हूँ और उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे ताकि आप लोगों को भी जानकारी हो। एक्चुअली मैं लाइव में इनके साथ आई थी बट वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने दोबारा से वीडियो बनाया। तो आप लोग आइए, और लोग भी नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेशन मिलती हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। ओके मैम, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको फर्स्ट टाइम कब हुआ था एंड उस टाइम पे आपको क्या सिम्टम हुए, आपको कैसे फील हुआ कि आपको कैंसर है, तो उस बारे में बताइए। मैम मुझे 2016 में दिसंबर में ब्रेस्ट में एक नोट फील हुई और उसमें पेन हो रहा था। तब मैंने गायनोलॉजिस्ट को दिखाया, दो गायनोलॉजिस्ट को दिखाया। तो उसके बाद उन्होंने एक ने मेडिसिन भी दी कि ये मेडिसिन से मेल्ट हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो हम सर्जरी कर देंगे और इसको निकाल देंगे। वो मेडिसिन लेने के बाद भी वो नोट एज इट इज़ रही, उसमें चेंजेस नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि इसको सर्जरी करके निकाल देते हैं। सर्जरी हुई, उसके बाद उस नोट की बायोप्सी हुई, तब उसमें मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। और ये 2017 की मार्च के फर्स्ट वीक की बात है। जी, तो आपने जैसे बताया 2017 में हुआ था, तो उसके बाद आपका क्या ट्रीटमेंट चला, क्या क्या चीज़ें हुई, और फिर आपको उस टाइम पे जब भी पता चला तो आपने, आपका जैसे बताया आपका बेबी भी है, तो घर पे तो सब शॉक्ड हो ही जाते हैं, तो क्या रिएक्शन था उन लोगों का, आपने कैसे मैनेज किया इस चीज़ को। फर्स्ट टाइम पे ना मुझे 8 कीमो हुए थे मेरे, और 20 रेडिएशन हुई थी। तो रेडिएशन में तो वही मेरे थोड़े गले में, मुझे खाना पीने में दिक्कत हो गई थी। बाकी ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी, सिर्फ यही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और कीमो के टाइम पे ज़रूर मुझे वॉमिटिंग होती थी बहुत ज़्यादा, और जो हाथ पैरों में ना ऐसे सुन्न हो जाती थी, तो मैं जलन होती थी, तो मैं आइस लेकर, क्यूब्स लेकर उनको रब करती थी जिससे थोड़ा रिलीफ मिले। और पैरों में, हाथों में, सब में दर्द भी होता था, बॉडी भी पेन करती थी। और बाकी मेरा हीमोग्लोबिन वगैरह कभी भी मेरा डाउन नहीं गया, क्योंकि मैं सुबह शाम दोनों टाइम मौसमी, अनार, चुकंदर तीनों का मिक्स जूस लेती थी। तो हीमोग्लोबिन का मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, मेरी WBC ज़रूर डाउन जाती थी, तो उसके लिए डॉक्टर एक मसल्स में इंजेक्शन देते थे, वो मुझे लगता था। और उस इंजेक्शन की वजह से मेरी मेरी बैक में भी बहुत पेन होता था 2-3 दिन तक। मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, फिर मैं कैंसर हॉस्पिटल गई। वहाँ पर उन्होंने फिर से सर्जरी के लिए बोला कि एक्स्ट्रा मार्जिन निकालना पड़ेगा। और जब अल्ट्रासाउंड किए तो उन्हें मेरे एक्सलरी में लिम्फ नोड दिखे, तो उन्होंने कहा इनको भी निकालना पड़ेगा। फिर से सर्जरी हुई, लिम्फ नोड निकाले गए, एक्स्ट्रा मार्जिन निकाला गया। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो मेरा फ्री था, बट लिम्फ नोड मेरी पॉजिटिव आ गई। तो उन्होंने कहा कि अभी आपको कीमो भी देने होंगे और रेडिएशन भी कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम बाद आपका पैट स्कैन कराएंगे। तो मेरा दिसंबर में मेरा पैट स्कैन हुआ, जो क्लियर आ गया था, एकदम ठीक था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस मेरी गले में लिम्फ नोड तो थी, बट वो कैंसर फ्री लिम्फ नोड थी। उसके बाद मैं पतंजलि गई ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। फैमिली में तो जब पता चलता ही है कि कैंसर है, किसी की भी फैमिली में पता चलता है तो सभी लोग बहुत डर जाते हैं। मेरी फैमिली में भी सभी लोग डर गए, क्योंकि मेरे दादाजी को भी कैंसर था, मेरे अंकल को भी कैंसर था, और दोनों नहीं रहे कैंसर से। तो सभी लोग बहुत डर गए थे, मैं भी बहुत डर गई थी कि क्या होगा। मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमको जल्दी पता चल गया है, सब ठीक हो जाएगा।
बट ऐसा मैं बोलूँगी कि आप ना जब कीमो लग रहे हैं तो अपनी डाइट बहुत अच्छे रखें, सोक ड्राई फ्रूट्स लें, जूस पिए, तो आप ना इजली थोड़ा सा इजी होगा आपको कीमो को लेना। अदरवाइज़ अगर अपना डाइट अच्छी नहीं रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाते हैं। फिर आपको ब्लड भी ऊपर से लेना पड़ेगा और भी आपकी बॉडी में वीकनेस भी ज़्यादा आ जाती है। जब मुझे कीमो लगे थे मेरा वेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, एज इट इज़ रहा था, क्योंकि मैंने अपनी डाइट पे बहुत फोकस किया था उस टाइम पर। ठीक है, तो आपने जब भी पैट सिटी के बाद सब क्लियर हो गया था, फिर आपने आयुर्वेद इलाज के लिए आप खुद चले गए। तो वहाँ पे गए, वहाँ का क्या प्रोसेस होता है, क्या करना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, उस बारे में डिटेल में बताइए। और वहाँ पे क्या खर्चा आता है ये भी बताइए। जी मैम, हरिद्वार के बहादुराबाद में उनका क्लिनिक है पतंजलि का, काफ़ी बड़ा। वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ पे फ्री है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ओपीडी उनकी फ्री है। आप जब जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, अपनी नाम, एड्रेस, आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका क्या ट्रीटमेंट और कुछ हो चुका है पहले, वो सब डिटेल्स आपको वहाँ पर देनी होती है। उसके बाद वो लोग आपको बताते हैं कि आपको किस ओपीडी रूम में जाना है। आपके अकॉर्डिंग आपको वो सजेस्ट करेंगे कि वहाँ पे हर किसी चीज़ के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर के ही डॉक्टर बैठते हैं, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी भी आप दिखा सकते हैं पतंजलि में। फिर वहाँ पे डॉक्टर भी आपको वही सब क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा वो बोलते हैं कि आप योगा कीजिए, जितना टाइम आप योगा कर सकते हैं, जितना, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि बैठ कर ही योगा करें, अगर आप लेटे भी हैं तो कम से कम आप आलोम विलोम, मतलब योगा पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप योगा जितना करेंगे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन उतनी जाएगी और बॉडी आप अपने आप उसको हील करेगी। मैम खर्चा तो वहाँ पे सिर्फ मेडिसिन का है, और जब मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था तो सिर्फ 8,000 में मेरी वो सारी मेडिसिन, 1 मंथ की मेडिसिन आ गई थी। और मेरा घर हरिद्वार में ही है, इसलिए मैं डेली वहाँ पर जाती थी योगा के लिए कि मैं अच्छे से योगा सीख सकूं। तो मैं वहाँ पे डेली जाके कुछ दिन मैंने योगा भी किया था, तो जितने भी मुझसे योगा हो पाते थे मैं योगा करती थी। और उनका कहना भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा योगा कीजिए। मेडिसिन में उन्होंने मुझे वीट ग्रास पाउडर, तुलसी पंचामृत, एलोवेरा, गोमूत्र और भी बहुत सारी मेडिसिन थी, कचनार गूगल और हिंद अब्दुर करके कुछ थी, कुछ क्वाथ थे, काढ़े थे, वो भी बना के पीने थे, और भस्म थी, उनको सभी भस्मों को मिक्स करके, पाउडर को मिक्स करके पुड़िया बना के सुबह शाम दोपहर 3 टाइम मुझे लेना था। और ये उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम पे 6 मंथ के लिए बोला था कि आप 5 to 6 मंथ लीजिए, क्योंकि आपके बॉडी में अभी कैंसर तो है नहीं, बट रिकर्नेस ना हो, इसके लिए हम आपको ये दे रहे हैं। तो आपको आयुर्वेद से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हुए, और आपने जैसे कि आयुर्वेदिक लिया और एलोपैथी लिया, तो आपको कौन सा बेटर लगता है, कौन सा इलाज लोगों को लेना चाहिए, आपके हिसाब से क्या बेटर है? जब मैंने फर्स्ट टाइम पे पतंजलि से ट्रीटमेंट लिया था आयुर्वेदिक, तो मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए थे और इतना कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, सिर्फ पीरियड ही स्टार्ट हुए थे। और मुझे समझ में नहीं आया था उस टाइम पे, मुझे लगा कि इतने दिनों बाद, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था कीमो के बाद में, रेडिएशन के बाद में, और भी 2-3 मंथ निकल गए थे, पीरियड नहीं आया था। तो मुझे लगा कि इतने दिनों बाद मुझे पीरियड स्टार्ट हुए हैं, इसलिए मेरे साथ इतनी जल्दी जल्दी मुझे पीरियड आ रहा है। तब उनने मुझे बोला कि आप टेस्ट करा लेते हैं, ऐसा वैसे होता नहीं है कि लुप्राइड के बाद में भी पीरियड आ जाए। तो उन्होंने टेस्ट किया, उसमें मेरी जो वैल्यू थी वो सब नॉर्मल आ गई, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, नॉर्मल नहीं आनी चाहिए थी, एस्ट्रोजन वैल्यू भी बिलो टू 10 होनी चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपके पीरियड इस तरह नहीं रुके तो हमको आपकी ओवरी सस्पेंशन करनी होगी। सेकंड टाइम पे जब मैंने पतंजलि का ट्रीटमेंट लिया तो मुझे पीरियड स्टार्ट, फिर से पीरियड स्टार्ट हो गए। तो इस बार मुझे पता था कि हाँ मुझे पीरियड नहीं आना है। डॉक्टर ने कहा था कि आपको लुप्राइड इंजेक्शन दिया है जिससे आपके पीरियड स्टॉप हो जाएंगे।
तो मैंने फिर से डॉक्टर से कंसल्ट किया। आयुर्वेदिक और एलोपैथी में तो मैं एलोपैथी को ही बोलूँगी कि आप एलोपैथी में ही जाइए। कि जो कीमो के बाद बाल झड़ जाते हैं वो कितने दिन में ठीक हो गए आ गए थे? ऑपरेशन के बाद हाथ वगैरह में सूजन हुई थी क्या? तो मतलब आपके लिए आपने इसके लिए कुछ किया था या आपको कुछ एडवाइस की गई थी? हाथ में स्वेलिंग के लिए तो वही एक्सरसाइज जो सभी को बताई जाती हैं वही मुझे बताई गई थी और मैं करती भी थी और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। बट 2 साल बाद मुझे थोड़ी थोड़ी सूजन आना हाथ में स्टार्ट हो गई और कभी कभी पेन भी होने लगा उसमें। तो फिर से मैंने वही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी और भी ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगी। डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो एक्सरसाइज ही इसका सॉल्यूशन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करो, हाथ को स्ट्रेट रखो, वॉल से मतलब दीवार से सीधा करके रखो तो उसमें जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा। अगर आप लेटते हो तो 2 पिलो रख लीजिए, उसके ऊपर अपना हाथ रख के लेटिए और कुछ वेट मत उससे उठाइए। बस यही बताया था उन्होंने। कीमो के ना 1 महीने या 2 महीने बाद मेरे बाल आना स्टार्ट हो गए थे, बट मेरे आईब्रो 1 मंथ बाद अच्छे से आ गई थी, मुझे याद है। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या क्या चीज़ें आप ले रहे हो और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं आपकी बॉडी में? अभी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्या, जैसे पेन वगैरह? अभी जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है टाटा से, उसमें मुझे पैल्बो दी जा रही है और सीसीएम कैल्शियम की है, एक हार्मोन्स की टैबलेट है एक्सटेन और लिट्रोजोल भी एक इंजेक्शन लगता ही है और एक बोन्स के लिए भी इंजेक्शन दिया जाता है और फ्लेवरसेंट करके भी एक इंजेक्शन है, वो मुझे एक बार में 2 इंजेक्शन लगते हैं। हाँ, अभी मैंने ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं क्योंकि आपको पता है कि ना कहीं ना हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, इश्यूज भी होते हैं, जैसे इंजेक्शन लगते हैं तो पेन भी होता है मुझे 2-3 दिन तक और बैक में भी पेन होता है। आप नॉर्मल लाइफ तो नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हम कर भी पाते हैं नॉर्मल उसको, ऐसा नहीं है। अभी मैं अकेले हस्बैंड की हेल्प से हम एक नॉर्मल रह रहे हैं आराम से, दोनों बच्चे, एक बच्ची स्कूल जाती है, एक बच्ची घर पर है, छोटी है 1.5 साल की, उसको लेके मैनेज करती हूँ, आराम से रहते हैं तो हो जाता है। ऐसा नहीं है, जो लोग भी अगर हमारी जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को लेके डरे नहीं कि नहीं अब क्या होगा आगे, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊँगी। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती हैं, जैसे हर महीने आपको हॉस्पिटल जाना है, वो हमारी लाइफ में एक ऐड हो गया कि नहीं हमको हर महीने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएंगी, वो तो है ही नॉर्मल, आप नॉर्मल लाइफ अपना डेली रूटीन कर सकते हैं। ओके मैम, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जब दोबारा से रिकरेंस कब हुआ? दोबारा से जब रिकरेंस हुआ तो आपको क्या सिम्टम आए तो आपको लगा कि मुझे जाना चाहिए दिखाने के लिए, और फिर कैसे पता चला कि यार ये कैंसर ही है? दोबारा से ना मुझे मतलब रिकॉर्डेंस तो अभी 2023 में मार्च में ही पता चला, लेकिन मुझे पेन दिसंबर से स्टार्ट होना मेरी बैक में स्टार्ट हो गया था कि मुझे हल्का हल्का कमर में दर्द दिसंबर से हो रहा था। लेकिन विंटर टाइम था और बेटी भी हुई थी मुझे, तो मुझे वही लगा कि नॉर्मली पेन है, कुछ नहीं है, ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। सभी लोग बोल रहे थे कि नॉर्मल है, हो जाता है सभी को, लेडीज़ों को मोस्टली बैक पेन वगैरह होता ही है। तो मुझे वही लगा, लेकिन वो कंटिन्यू रहा और उसी टाइम पे मेरे गले में एक लिम्फ नोड आई। तब मैंने कहा कि नहीं मुझे दिखाना है, और वो लिम्फ नोड में भी पेन हो रहा था। तब मैं उस लिम्फ नोड को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई, उन्होंने देखा और मुझे बोला कि आप पैट स्कैन करा लीजिए। जब मैंने पैट स्कैन करवाया, दिल्ली में हुआ था मेरा पैट स्कैन, तो उसमें फिर रिपोर्ट में आ ही गया कि पूरी बॉडी में स्प्रेड है, स्पाइन में गया है, लीवर में भी था और गले पे, ये गले के पास में जो लिम्फ नोड थी उसमें भी था। मेरे लिए ना 2017 से ज़्यादा 2023 में जब मुझे रिकरेंस हुआ, वो मेरे लिए इमोशनली मुझे डिस्टर्ब करने वाला था। जब 2017 में रिपोर्ट आई थी तो मैं रोई नहीं थी, मेरी मम्मी रोने लगी थी उस रिपोर्ट कर देख कर सुनकर।
तो मैं उनको संभालने लगी थी कि नहीं मम्मी आप मत रो, कुछ नहीं होगा, मुझे मैं ठीक हो जाऊंगी। मतलब मैं अपने घर वालों को समझा रही थी कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 2023 में मेरी रिपोर्ट आई तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और मैंने डॉक्टर के सामने मैं रोने लगी कि आप मुझे क्लियर क्लियर बता दो कि अब क्या है रिपोर्ट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि और बताओ। मैंने कहा सर मैं क्या बताऊं, आप मुझे बताइए कि अब क्या होगा। मेरी 9 मंथ की बेटी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था उनसे कि सर मेरे पास मुझे यही जानना है कि मेरे पास कितना टाइम है और मैं 9 मंथ की मेरी बेटी है तो मैं क्या मतलब कितना टाइम है तो मैं उसके लिए कुछ सोचूं, ऐसा कुछ सोचूं कि मेरे को जाते वक्त मुझे दुख ना हो कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के ऐसे ही जा रही हूँ। तब मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब अब आपके पास एक मतलब आपको कुछ हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ना हम आपको एडवांस मेडिसिन आ गई हैं, अभी ओरल कीमो भी आ गई है, बहुत सारे एडवांस मेडिसिन आ गई हैं, तो हम इसको प्रेस कर देंगे। बोले आपको फिर से भी तो कैंसर आया तो इसका मतलब आपकी बॉडी में से पहले कैंसर नहीं गया, तो अभी भी हम इसको दबा देंगे और आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं अब तो मुझे कुछ हो ही जाएगा। वो आपको जैसा कि रिकरेंस हुआ तो फिर आपको क्या आया मन में? डर तो लगा ही होगा। फिर क्या आया? फिर उसको आपने मतलब कैसे कम किया उस डर को? जब ना मुझे दोबारा से कैंसर हुआ था ना तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हुई थी और मैं रोती भी बहुत थी। ऐसी बात नहीं कि मैं रोती नहीं थी, मैं बहुत रोती थी। तब भी मुझे संभालने के लिए मतलब मैं बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत संभाला उस टाइम पर। उन्होंने समझाया कि जब तुम रोती हो ना तो हमको हिम्मत नहीं आ पाती है, अगर तुम हिम्मत करोगी तो फिर हम लोग हिम्मत करे पाएंगे। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी जितनी भी अगर ये कोई वीडियो देख रहे हैं कि अगर आप अपना मोरल डाउन कर लोगे, आप अगर ऐसे सोचोगे कि नहीं नहीं आप रोओगे ज़्यादा, तो जो आपके साथ में है ना, जो आपके साथ खड़ा होकर चलना चाहते हैं कि आपको आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि वो आपको देख के सोचे कि नहीं यार इसको तो ये प्रॉब्लम है, फिर भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को लेने के लिए रेडी है, लड़ने के लिए तैयार है, तो वो आपका साथ देने के लिए क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ओवरऑल अभी तक मतलब जो आप ट्रीटमेंट अभी ले रहे हैं उसमें कितना खर्चा आ गया होगा? और जिससे लगभग जो भी है आप वो बताइए कितना खर्चा आ गया होगा? ओवरऑल अभी तक मतलब रिकरनेंस के बाद में जो खर्चा आया है वो कभी मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया, क्योंकि ये सब हस्बैंड मैनेज करते हैं और वो मुझे ना इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलते हैं कि तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, ठीक है, तुम अपने बस हेल्थ पे ध्यान दो, बच्चों को देखो, खाओ पियो, पैसे का जो भी कुछ है वो मैं देख रहा हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट फिर भी मुझे लगता है कि 1 मंथ में, 1 महीने में जो मतलब इंजेक्शन होते हैं, मेडिसिन होती हैं, तो उन सब का 60 to 70 थाउजेंड तो हो जाता है, क्योंकि मेरा टाटा में प्राइवेट कैटेगरी में है। अगर आप जर्नल कैटेगरी में जाते हो तो आपका इतना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हर ब्लड टेस्ट का सबका चार्जेस बहुत कम है। बट मेरा प्राइवेट कैटेगरी है इसलिए ये चार्जेस ज़्यादा हैं। योगा वगैरह ये सब करते हैं जो आयुर्वेदिक में आपको बताया होगा, तो वो सब आप करते हैं? मैं मॉर्निंग वॉक तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं इवनिंग वॉक पे मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं इवनिंग वॉक तो करी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को, बॉडी को एक्टिव रखना भी ज़रूरी है। घर के काम ये तो एक अलग चीज़ होते हैं, लेकिन कुछ एक्सरसाइज अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए करना भी इम्पॉर्टेंट है, और वो घर के काम और एक्सरसाइज दोनों अलग अलग है। हाँ जी बिल्कुल, मैं योगा तो करती हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, मैं कभी मेरा मिस नहीं होता है, कभी कभी मेरा मिस भी हो जाता है। कभी ना हेल्थ ऐसी नहीं होती है कि हाँ टाइम से कर पाए, कभी बच्चों की भी कुछ इश्यूज होते हैं कि भाई स्कूल है या छोटी गुड़िया उठ जाती है तो नहीं कर पाती हूँ प्रॉपर। बट जितना कभी टाइम मिलता है, आलोम विलोम या जो भी मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि सुबह मॉर्निंग में ही करूँगी, मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं उस टाइम पे योगा करती हूँ। जेनेटिक टेस्ट ऑब्वियसली करवाया होगा, तो पॉजिटिव था, नेगेटिव था? जेनेटिक टेस्ट तो
आप सब जानते होंगे इसके बारे में कि हेरिडिटी है कि नहीं, इसका पता चल जाता है कि अपने बच्चे को हो सकता है कि नहीं, ऊपर से आया है कि ऊपर से मीन्स अपनी फैमिली में ही कहीं से आया है, या किसी को भी हो सकता है वैसा है कि अपने बॉडी से ही हुआ है। वो टेस्ट के लिए जेनेटिक टेस्ट करते हैं। तो मैम आपने करवाया होगा, उसका कितना खर्चा होता है और कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है? जी मैम, मेरा भी जेनेटिक टेस्टिंग हुआ था। और जेनेटिक टेस्टिंग ना एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट जैसा ही है, हमारे ब्लड सैंपल से ही हो जाता है। और उसकी रिपोर्ट आने में 1 मंथ लगता है। और मेरा टाटा में ही हुआ था, तो मुझे 18,000 रुपये में मेरा वो टेस्ट हो गया था। और उसके टाइम पर ना जब वो टेस्ट होता है तो और रिपोर्ट मिलती है, दोनों टाइम पर ना आपको ही वो रिपोर्ट मिलेगी जिसकी वो रिपोर्ट है। कोई और वहाँ पे उसको लेने नहीं जा सकता। और वो लोग रिपोर्ट देने के टाइम पर भी काउंसलिंग करते हैं। दोबारा में आपको ये मेडिसिन वगैरह दे दी गई, तो जब आपका ये मेडिसिन जो चल रही है, ट्रीटमेंट जो चल रहा है, तो पहले से आपको थोड़ा सा रिलीफ है पेन में, या कुछ आराम है, या कोई नया सिम्टम आ गया हो, उस बारे में बताइए। अभी मुझे जब दोबारा से ये जो मेडिसिन वगैरह दी गई हैं उनसे मुझे रिलीफ है। मेरे को पहले बैक में बहुत पेन होता था, बिना सपोर्ट के मैं बैठ नहीं पाती थी, बट अभी मैं बैठ जाती हूँ आराम से। और अभी तो इतना भी है कि मैं अपने घर के काम, अपनी बच्चियों को खुद से देख रही हूँ, घर में भी अपना कर रही हूँ मैनेज हस्बैंड की हेल्प से। तो अभी पहले से काफ़ी बेटर है। न्यू प्रॉब्लम तो मतलब अभी मेरी गले में मेरी वॉइस चेंज हो गई है, जो आपको साउंड कर भी रही होगी। तो वो मेरी ना लंग्स में एक इन्फेक्शन आया है, GGP, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, उसकी वजह से है। और उससे मुझे कुछ थोड़ी बहुत मतलब गले में प्रॉब्लम हो रही है और खांसी वगैरह आ रही है। क्वेश्चन कि मेरा चैनल देख के, मेरे वीडियोस देख के आपको कैसा लगता है? क्या कुछ मतलब फ़ायदा हुआ आपको उससे? बिल्कुल आपकी वीडियो देखकर तो मतलब मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, बहुत सारी ना नॉलेज मिली। जैसे अभी पेल्विस मेरी चल रही है, जो भी ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है वो आप ले चुके हो ऑलरेडी। तो मैंने वो सब वीडियो देखे तो मुझे पता चला, जैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन हम डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि हमको ये क्वेश्चन भी डॉक्टर से पूछने हैं। तो जब मैं आपकी वीडियो देखती हूँ तो उसमें और भी लोग क्वेश्चंस करते हैं और आप भी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी है। तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं रेडी रहती हूँ कि मुझे भी डॉक्टर से ये चीज़ पूछनी है। और मेंटली भी मैं रेडी रहती हूँ, जैसे मुझे पता है आपको एक बार ठीक हो गए, फिर से रिकनेस हुआ, तो वो चीज़ अब मुझे पता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी इस बार ठीक नहीं होंगी, ठीक भी हो जाऊंगी। और ऐसा भी नहीं है कि ठीक होने के बाद मेरा रिकनेस नहीं होगा, रिकनेस भी हो सकता है। जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ वो भी एक टाइम बाद काम करना बंद कर देगी। तो बहुत सारी नॉलेज आपकी मुझे वीडियो देखकर ही मिली है। कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। और ये तो जर्नी आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आपको हो चुका है तो उस चीज़ को फाइट करना ही पड़ेगा, और फाइट करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।